आज हम बात करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। इसको सेबी SEBI भी बोलते हैं। इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस। शुरू कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये दो लोग हैं हमारे सामने। इन्होंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। सुना था कि शेयर्स में पैसा लगाएं तो बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। उनके पास थोड़ी सी सेविंग्स बची हुई थी, पैसे इकट्ठे किए हुए थे, तो उन्होंने बोला क्यों ना शेयर मार्केट में पैसा लगा के मुनाफा कमाया जाए। इसलिए उन्होंने एक अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। मंशा ये थी, उद्देश्य ये था कि शेयर्स के ऊपर खूब सारा डिविडेंड आएगा और उनका जो सेविंग्स है उसमें इजाफा होगा, उनकी वेल्थ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा सोचकर इन दो लोगों ने शेयर्स में पैसा लगा दिया। होना क्या चाहिए था? जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो उनको क्या बन जाना चाहिए था? शेयर होल्डर्स। उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाना चाहिए था। उनका जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें वो शेयर्स ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए थे। डीमैट अकाउंट क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स का खरीद फरोख्त का सारा ब्यौरा रहता है। डिजिटलाइज्ड जब से ये सिस्टम हुआ है तब से हमारे शेयर्स जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में हो ना हो डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, जब शेयर्स में पैसे लगा दिए तो उनको शेयर होल्डर्स बनने के साथ साथ उनको एनुअल जनरल मीटिंग की कॉल भी आनी चाहिए थी, उनको डिविडेंड भी मिलना चाहिए था। ये सब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। पर इन दोनों के साथ बिल्कुल उलट हो गया। जो हमने ऊपर बातें लिखी हैं इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना तो वो शेयर होल्डर्स बन पाए, ना ही उनके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर आए, ना ही उनको कोई जनरल मीटिंग की कॉल आई और डिविडेंड भी नहीं आया। तो ये लोग तो बहुत परेशान, हैरान कि ये हुआ क्या। इससे अच्छा तो हम अपनी सेविंग्स को बैंक में ही पड़ा रहने देते और हमें थोड़ा सा ब्याज ही आ जाता। अब क्योंकि ये इन्वेस्ट कर चुके थे, इन्होंने फिर कंपनी को कांटेक्ट किया कि भैया बताइए अब क्या करना है। कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो उनको ये लगा कि शेयर्स में पैसा लगाना तो हमारी बेवकूफी थी, गलती थी। एक से बात दूसरे में पहुंची। कॉमन लोगों में, आम जनता में ये बात घर कर गई कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो पैसा डूब जाता है। पैसा डूबना तो बात दूर की रही, हमें तो शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं आया। तो इस कहानी से लोगों के मन में स्टॉक एक्सचेंज के लिए कोई भी विश्वसनीयता जो थी वो खत्म हो गई एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग। लोग ऐसा सोचने लग गए कि जैसा इन दो महानुभावों के साथ हुआ है वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए और लोग शेयर्स में पैसा लगाने के लिए नहीं आए। ये हमने आपको एक एग्जांपल दी कि ऐसा होता है। अब जब ऐसा होने लग गया, लोगों में ये बात धारणा करके बैठ गई कि शेयर्स में पैसा लगाने से कुछ भी सुरक्षित आपका नहीं है, आपको शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो सरकार सोई सोई उठी, सरकार एक्शन में आई। उसने क्या किया? उसने सेबी बनाया, जो आज का हमारा टॉपिक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1988 में। इसलिए की गई कि ये जो सिक्योरिटीज मार्केट के फंक्शंस हैं, सिक्योरिटी मार्केट कैसे चलती है, इसको मॉनिटर करे सेबी, इसको रेगुलेट करे, इसके ऊपर आंख रखे। लोगों की जो भी इस तरह की शिकायतें थी जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई, उनकी शिकायतों को सेबी सुने और उनका समाधान भी बताए। इसके साथ साथ इसलिए भी सेबी को बनाया गया कि वो कंपनी की हर हरकत पर नजर रखे। कहीं कंपनी शेयर्स के बहकावे में आकर लोगों का पैसा लूट तो नहीं रही। अगर शेयर दिए हैं तो सर्टिफिकेट भी आना चाहिए, उनको शेयर होल्डर बनाना चाहिए। तो कंपनी की हर गतिविधि के ऊपर नजर रखने के लिए सरकार ने सेबी की स्थापना कर डाली। सिक्योरिटीज मार्केट पर नजर रखने के लिए भी सेबी का काम लगाया गया। तो 1988 में यह स्थापना कर दी गई। तो हुआ कुछ भी नहीं जो होना चाहिए था। सेबी चाहते हुए भी
स्टॉक मार्केट के किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। वो बनाई इसीलिए गई थी कि सेबी कुछ काम करे, जैसे कि अभी पिछले स्लाइड में लोगों को धोखा हुआ वैसे धोखे ना हो, पर स्थापना करने के बाद भी वो कुछ ना कर पाए। वो सिर्फ एक वॉच डॉग बन के रह गई। जैसे एक डॉग होता है ना, वो वॉच करता है कि घर में कोई आ तो नहीं रहा, ये वो, उसी तरह से सेबी कर कुछ नहीं पाई, सिर्फ देखने के लिए वॉच डॉग बन के रह गई। उसको इनइफेक्टिव पाया गया। जो कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था कि आप रेगुलेट कीजिए स्टॉक मार्केट को, कंट्रोल कीजिए स्टॉक मार्केट को, वो नहीं कर पाई। तो फिर सरकार एक्शन में आई कि पहले तो कुछ ऐसा बोर्ड था ही नहीं, जब ये स्थापना हो गई उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर सरकार ने एक बहुत अहम स्टेप उठाया, जिसमें 1992 मई में सेबी को लीगल स्टेटस दे दिया गया। देखो, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़े थे ना, उसमें बताया था कि कंपनी जो है वो लीगल स्टेटस है, वो किसी मेंबर के ऊपर निर्धारित नहीं है। उसी तरह से सेबी को भी लीगल स्टेटस दिया गया। वो एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट बना दी गई जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। सेपरेट किससे सेपरेट? अपने मेंबर्स से सेपरेट। मेंबर्स अपनी जगह हैं और सेबी अपनी जगह है। वो एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट है। मेंबर्स आए जाएं, छोड़ के चले जाएं, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, सेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परपेचुअल सक्सेशन में चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके मेंबर्स की डेथ भी हो जाए तब भी कंपनी चलती रहती है। ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है ना। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जो सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है, उसको उसके मेंबर्स से अलग माना जाता है। तो क्या किया गया, 92 में सेबी को एक लीगल स्टेटस सरकार ने दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर तो जी सेबी बहुत पावरफुल हो गई, उसके हाथ में कंट्रोल आ गया। 1988 से लेकर 1992 तक तो वो सिर्फ सिचुएशन को देखा करती थी, उसके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन अब उसके हाथ में भी सब कुछ था, उसके हाथ में पावर आ गई, उसके हाथ में कंट्रोल आ गया। ठीक है ना। तो सब की सब कंपनीज को सेबी के बनाए हुए रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंजेस को भी जो नीति सेबी ने बना दी, हर स्टॉक एक्सचेंज को वो नीति जो है वो माननी पड़ेगी, वो गाइडलाइंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो हमने देखा कि सेबी की स्थापना हुई, उसके बाद वो इतनी पावरफुल नहीं हुई। जब सरकार ने उसको लीगल स्टेटस दे दिया, तब वो बहुत पावरफुल हो गई, राइट। और ये हुआ 92 में। नेक्स्ट, अब सेबी की जरूरत क्यों है हमारे देश में? देखो, दूसरे एंगल से देखते हैं। लोग जो हैं, जनता जो है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि हर घर कुछ ना कुछ सेविंग्स तो करता ही है ना। अब उन सेविंग्स को आप क्या करोगे? या तो आप बैंक में डाल दीजिए, एफडी करवा दीजिए, या कोई आप लैंड खरीद लीजिए, आप कोई शॉप खरीद लीजिए। देयर आर सो मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में तो आप थोड़ी सी सेविंग्स को भी इन्वेस्ट कर सकते हो ना। अगर आप कोई लैंड खरीदोगे तो थोड़े से बात तो नहीं ना बनेगी। तो चलिए, स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट सेफ ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, उसके कामों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, जैसा कि बिगिनिंग वाली स्लाइड में बताया था, तो लोग तो आगे आएंगे ही नहीं कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर दो इन्वेस्टर्स के हाथ निराशा लगी तो वो एक से दूसरे को बात फैलाएंगे और जनता की धारणा ये बन जाएगी कि ना ना भैया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। अगर लोगों की ये धारणा बन जाएगी तो क्या होगा? देखो, कंपनीज ने कैपिटल तो अरेंज करना है ना। वो कहां से अरेंज करेंगी कैपिटल? शेयर्स इशू करेंगी। शेयर्स इशू करती हैं, पैसा इकट्ठा होता है, उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है और वो अपनी कंपनी चलाती हैं। लेकिन अगर लोगों के मन में ये धारणा ही बैठ गई कि हमने शेयर्स खरीदने ही नहीं है, तो फिर कौन इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में? कोई भी नहीं करेगा। जब कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो कंपनीज के पास लॉस ऑफ फंड हो जाएंगे, उनके पास कैपिटल ही इकट्ठा नहीं होना। जब कंपनियां ने काम ही नहीं करना तो देश की कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी? हाउ विल द बिग कंपनीज कम अप? कैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चलेंगी जब उनके शेयर्स ही किसी ने नहीं खरीदने? जब लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी ही नहीं, वो काम ही नहीं कर पाएंगी, तो देश के
कैपिटल फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, देश की ग्रोथ कैसे होगी, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। लोगों के शेयर्स में ना इन्वेस्ट करने से ये सब नेगेटिव फैक्टर हो जाएंगे और हमारे देश के बिजनेस की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। एक चीज से दूसरी चीज पे प्रभावित होती है ना, उसी तरह से हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन चली जाएगी। तो सेबी के फॉर्म में आने से पहले कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई ऐसा लॉ था ही नहीं जो लोगों की कंप्लेंट्स को, शिकायतों को, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड शिकायतों को सुनता और उनके निवारण करता। कोई समाधान करने वाला था ही नहीं, इसलिए सेबी जो है वो बहुत जरूरी था। अब क्यों इस्टेब्लिशमेंट किया गया सेबी का? देखो, जब जब हमारी स्टॉक मार्केट की डीलिंग्स बढ़ने लगी, है ना, तो मैल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो गई। मैल प्रैक्टिसेस, गलत काम, फ्रॉड के काम भी शुरू हो गए। अभी देखिए, अभी इंटरनेट ग्रो कर रहा है, इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत अकाउंट्स भी बन रहे हैं और लोगों का शोषण भी हो रहा है ना, उसके नेगेटिव फैक्टर्स भी जा रहे हैं। इसीलिए जब स्टॉक मार्केट की डीलिंग शुरू हुई तो बहुत ज्यादा गलत फ्रॉड वाली चीजें भी सामने आई। उसमें क्या क्या आया? उसमें आई जी आपकी सबसे पहले प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होती है, आने वाली स्लाइड में इसी आर्टिकल में भी बताएंगे। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन द न्यू इश्यू, जब न्यू इश्यू होता है उसके अनऑफिशियल प्रीमियम्स जो हैं वो जारी करने लग गए लोग। डिलीवरी ऑफ शेयर्स को डीले करने लग गई कंपनीज। एक फॉर्मेट होता है ना, आपने हमारा एक आर्टिकल देखा है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, उसमें हमने विस्तार से बताया है कि शेयर को डिलीवर करने का क्या टाइम पीरियड रहता है। तो कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, डीले करना शुरू कर दिया। आज का कल, कल का परसों शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने में डीले होने लग गया। इनसाइडर ट्रेडिंग होने लग गई। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी इसी आर्टिकल में आने वाली स्लाइड्स में बताएंगे। और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स और रेगुलेशंस को लोग तोड़ने लग गए, जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके विरुद्ध जाने लग गए। तो कहने का मतलब कि सेबी का आना क्यों जरूरी था, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में बढ़ने के साथ साथ उसका शोषण भी लोगों का होने लग गया, गलत प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो गई। जब ये गलत प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस और फेथ, जो एक विश्वास होता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो बहुत ज्यादा कम होने लग गया। तो ये प्रॉब्लम्स आने लग गई। इसीलिए एक रेगुलेटरी बॉडी और एक एजेंसी की स्थापना हुई जिसको हम सेबी के नाम से बुला रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। सेबी ने इन तीन लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इशुअर्स, इन्वेस्टर्स और इंटरमीडियरीज, जिसको हम 3 आईज भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, सबसे पहले बात करो इशुअर की। इशुअर कौन है? वो कंपनी जिसने शेयर्स इशू करने हैं, है ना। तो सबसे पहला ध्यान सेबी इशुअर कंपनी का रखती है। उस कंपनी के लिए एक साफ सुथरी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने में सेबी मदद करती है, जिसमें वो कंपनी अपने फंड्स रेज कर सकती है। देखो, कंपनी का गुजारा नहीं है लोगों के बिना, अगर लोग शेयर्स नहीं खरीदेंगे। तो एक ऐसी साफ सुथरी जगह सेबी प्रोवाइड कर रही है। साफ सुथरी जगह मींस देयर इज नो ज्योग्राफी फॉर दैट, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है उसका, लेकिन एक साफ सुथरा मार्केट प्लेस है हमारा स्टॉक एक्सचेंज का, जहां पर जो इशूइंग कंपनी है अपने फंड्स आसानी से, फेयर तरीके से, बिना किसी को धोखा दिए वो फंड्स इशू कर सकती है और अपना कैपिटल रेज कर सकती है। तो पहला ध्यान सेबी इशूइंग कंपनी का रखती है। दूसरी लिस्ट में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन? मैं और आप जैसी आम जनता, जो कि इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टर के लिए सेबी प्रोटेक्शन देती है कि कोई तुम्हारे पैसे मार के नहीं भागे कंपनी। ये विश्वास दिलाती है इस इन्वेस्टर को कि अगर तुम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया आराम से करो, कोई आपको धोखा नहीं देगा, आपके पैसे नहीं मरेंगे, आपका डिविडेंड नहीं मरेगा, आपका शेयर सर्टिफिकेट टाइम पे आएगा। तो इस तरह की नीतियां बनाने से इन्वेस्टर की सेफ्टी जो है वो सेबी देती है। इन्वेस्टर को एक्यूरेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन की प्राप्ति हो, इस चीज का भी सेबी बहुत ध्यान रखती है। अब आते हैं जी इंटरमीडियरीज। थर्ड आइटम, थर्ड ग्रुप जिसका सेबी ध्यान रखती है वो है इंटरमीडियरीज। देखो,
कंपनी जो इशू कर रही है और आम जनता जो हम इन्वेस्टर हैं उनके बीच की कड़ी कहलाती है इंटरमीडियरी। उसमें आते हैं जी ब्रोकर, ब्रोकर एजेंट, सब ब्रोकर, अंडर, ये वाले लोगों का भी सेबी ध्यान रखती है। इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड में इसी आर्टिकल में आपको बताते हैं। तो सेबी इशूइंग कंपनी का ध्यान रखती है, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का ध्यान रखती है, और इंटरमीडियरीज जो इन दोनों के बीच की कड़ी होती है ब्रोकर, उसका भी ध्यान रखती है। ये है सेबी का पर्पस और सेबी का रोल। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। उद्देश्य क्या है सेबी के, सेबी किन मुद्दों के ऊपर काम करती है। सबसे बिगिनिंग में हम बोलेंगे कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कौन, हम आप जैसे लोग जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, इनके बारे में सोचती है सेबी कि इनको धोखा ना हो जाए। इनको धोखा होगा तो ये दोबारा इन्वेस्ट करेंगे नहीं, और दो लोग उनके पड़ोसी जो वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनको भी रोक लिया जाएगा। तो इन्वेस्टर को बहुत महत्वता देती है कि इनको धोखा ना हो। इसके अलावा सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करती है, सिक्योरिटीज मार्केट और अच्छी हो, साफ सुथरी हो, और प्रमोशन करती है। और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट भी करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। अभी हमने आपको बताया राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का बहुत ध्यान रखती हैं, जो जो उनके हक हैं हर इन्वेस्टर के। अगर हमने एक शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है तो हमें क्या क्या राइट्स मिलने वाले हैं, इसका ध्यान रखा जाता है सेबी के द्वारा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का तो वो और भी ज्यादा ध्यान रखती है ना। इंडिविजुअल्स को तो बुद्धू बनाना बड़ा आसान है, कंपनीज आती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं और भाग जाती हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसने खुद इन्वेस्ट किया है उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि उसको निराशा हाथ ना लगे। सेबी उन इन्वेस्टर्स को गाइड करती है, एजुकेट करती है कि किस तरह से शेयर खरीदना है, कैसे आपने अगला स्टेप लेना है, ये सब बातें सेबी बताती है। सेबी चाहती है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, शेयर ट्रेडिंग की, शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो, साफ सुथरी हो, धोखाधड़ी फ्रॉड उसमें ना हो। सेबी ये भी कोशिश करती है कि फ्रॉड वाली प्रैक्टिसेस जैसे कि प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना, इनके बारे में अभी बताएंगे, और इन सब से लोगों को दूर रखा जाए। कंपनीज प्राइस रिगिंग ना करें, कंपनीज इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, अभी देखिए प्रोस्पेक्टस के ऊपर हमने एक अलग से आर्टिकल बनाया है, आप उसको देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट है जिसके थ्रू कंपनी लोगों को इनवाइट करती है अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए। तो कई कंपनीज कभी कभी क्या करती हैं कि प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट्स दे देती हैं, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए बहुत सारी बातें लिख देती हैं ताकि उस बातों से लोग प्रलोभन में आकर उनके शेयर्स को इशू कर लें। तो सेबी ये ध्यान देना चाहती है कि कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन ना लिखे ताकि इन्वेस्टर बुद्धू ना बने। सेबी बैलेंस बनाना चाहती है बिजनेस में और स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस में। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस कौन सी होती हैं, जो कि लॉ बन गया, जो गाइडलाइंस बन गई, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो चाहती है कि कंपनीज बिजनेस भी अपना करते रहें और उसके साथ साथ ये जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस रूल्स हैं उनको भी बकायदा माने। बाकी की स्टॉक एक्सचेंजेस की एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करती है, उनके ऊपर भी नीतियां बनाती है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कोई भी गड़बड़ी वाला काम ना करे। सिक्योरिटीज मार्केट पे भी ध्यान रखा जाता है ताकि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, उसमें भी कोई गड़बड़, कोई घोटाला ना हो सके। इसके अलावा सेबी रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जब हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं तब हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप ये वाली यूनिफॉर्म में इसके साथ ही आएंगे, आपको आईडी कार्ड कैरी ही करना पड़ेगा, इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिए जाते हैं। तो सेबी जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट भी रेगुलेट करती है और ये ध्यान देती है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज कौन, जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच की कड़ी है ना, जिसमें कौन कौन आता है, ब्रोकर आता है, मर्चेंट बैंकर आता है, अंडर राइटर आता है, इन सब की जो ये इंटरमीडियरी है ये फेयर रहें, ये सच रहें, ऑनेस्ट रहें, ये ग्राहक को, क्लाइंट को धोखा ना दें।
इन इंटरमीडियरीज के लिए सेबी की ये कोशिश है कि वो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो बनाए। हाँ ठीक है भैया, आपको भी काम चाहिए, आपको भी पैसा कमाना है, आपको भी पैसा कमाना है, नो डाउट हर ब्रोकर को पैसा कमाना है। प्रोफेशनल तरीके से ही वो पैसा कमा पाए। जो उनका क्लाइंट है, भले वो कंपनी है तो भले वो इन्वेस्टर है, दोनों के बीच का लिंक जो है वो ऑनेस्टी के ऊपर चले, प्रोफेशनल तरीके के साथ चले, कॉम्पिटिटिव रहे लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, ऐसा सेबी चाहती है। सेबी एक मार्केट प्लेस देना चाहती है जिसमें इशुअर जो है, इशुअर कौन, वो इशुअर कंपनी जिसने शेयर्स इशू किए हैं, वो फाइनेंसेस को रेज कर सके, पैसा इकट्ठा कर सके अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवा के, लेकिन एक सच्चे तरीके से, एक फेयर तरीके से और एफिशिएंट मैनर से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अपनी सीमाओं में रहकर किसी को धोखा दिए बिना हर कंपनी, जो भी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है वो करे और पैसा इकट्ठा कर सकती है। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेबी केयर, जिसमें आते हैं जी आपके प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। एक एक करके इन फंक्शंस को पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शन में प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, किसी का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखा जा रहा है सेबी के थ्रू? सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, जो आम जनता है, आम नागरिक है, जिसने इन्वेस्ट करना है ना शेयर्स में, सबसे पहला ध्यान प्रोटेक्टिव फंक्शन में उस इन्वेस्टर का आता है, ताकि उस इन्वेस्टर को सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सके। जो हमने पैसा लगाया वो हमारा सेफ है, उसमें कोई धोखा, कोई धड़ी नहीं है, कोई हमारे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। जब ये विश्वास होगा इन्वेस्टर को तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे और खुशी खुशी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन में इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का आता है, इन्वेस्टर का ध्यान रखा जाता है। देखिए, सेबी फ्रॉड को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करती है, इल्लीगल करार करती है। सेबी की गाइडलाइंस में ये साफ है कि आप किसी भी तरह का फ्रॉड जो है वो नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो कि गलत है, डिसऑनेस्ट है। ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है ये फ्रॉड से रहित हो और साफ सुथरी हो, यही सेबी की मंशा है। सेबी नहीं अलाउ करती कंपनीज को कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दो जो मिसलीडिंग हो, जो लोगों को मिसगाइड करे, उनको गलत राह पर ले जाए, है ना। बड़ी बड़ी बातें करके आप अगर लोगों से पैसा इकट्ठा कर भी रहे हो तो वो सेबी आपको पकड़ लेगी और आपके ऊपर फाइन लगा देगी। सो सेबी चाहती है कि कोई भी कंपनी मिसलीडिंग, गलत स्टेटमेंट ना दे। ऐसी गलत स्टेटमेंट वो कंपनी देती है जिससे उसकी सेल जो है सिक्योरिटीज की बढ़ जाती है, लोग बहुत ज्यादा उसके शेयर्स खरीदने लग जाते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है अजूबा लिमिटेड। अजूबा लिमिटेड ने बहुत सारे शेयर्स मार्केट में इशू करे हुए हैं, ठीक है, पैसा भी इकट्ठा किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब अजूबा एक फ्रॉड करने जा रही है। फ्रॉड के नाम पर उसने क्या किया, उसने लोगों के दिमाग के साथ एक माइंड गेम खेली। अजूबा लिमिटेड ने ये गलत न्यूज फैला दी मार्केट में कि ये जो अंबानीज हैं, मुकेश अंबानी, ये अजूबा में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। तो ये तो सबको ही पता है कि जिस तरफ मुकेश अंबानी इन्वेस्ट करने जाएगा, लोगों की भीड़ उस तरफ आएगी ही आएगी। तो जब ये गलत स्टेटमेंट उसने मार्केट में फैला दी तो क्या हुआ, अजूबा के शेयर प्राइसेस तो स्काई रॉकेटिंग टच हो गए, बहुत ज्यादा उनके शेयर प्राइस बढ़ गए। तो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी, फॉल्स इंफॉर्मेशन थी जो अजूबा ने फैलाई। लोग उससे मिसलीड हो गए, वो गलत डायरेक्शन में चले गए और उसने शेयर्स हाई हो गए, शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये क्या था, ये एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस थी, ये एक फ्रॉड था जो अजूबा लिमिटेड ने किया। इस तरह के फ्रॉड्स को रोकना सेबी का काम है और सेबी इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को गलत प्रोहिबिट करती है, गलत ठहराती है। अच्छा जी, अब प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमारा पॉइंट है चेक प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग किसको बोलते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हम छोटे से शहर की बात करते हैं। उस शहर में
क्लास 12th के बच्चे हैं 200 बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और उस छोटे से शहर में 4 टीचर हैं जो क्लास 12th को पढ़ा सकते हैं, सिर्फ 4 ही ऐसे टीचर हैं। तो अब जब कोई ट्यूशन पढ़ाएगा तो पैसे लेगा, तो टीचर्स ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, एक कार्टेल कर लिया कि क्यों ना ऐसा करें कि हम जो ट्यूशन की फीस है वो 5,000 रुपया फिक्स कर देते हैं। तुम भी 5,000 लेना, मैं भी 5,000 लूंगा, हम चारों लोग 5,000 से कम में बात ही नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, देखो अब ये 200 बच्चों ने पढ़ाई तो करनी ही है ना 12वीं की, तो तुम्हारे पास आएंगे तब तुम भी 5 से कम में बात मत करना, मैं भी 5 से कम में बात नहीं करूंगा। इस तरह का उन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया, एक कार्टेल बना लिया, जिससे उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा। स्टूडेंट अगर मेरे पास से चला गया तुम्हारे पास आया तब भी उसको 5,000 देने पड़ेंगे, है ना। उन्होंने उस शहर की ज्योग्राफी में अपने आप को फिक्स कर लिया कि नॉर्थ के बच्चे तुम ले लो, ईस्ट के बच्चे तुम ले लो, वेस्ट के मैं और साउथ के तुम ले लो। इस तरह से उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर लिया, आपस में ये मंशा कर ली कि 5,000 से कम में तो पढ़ाना ही नहीं है। क्या किया, प्राइस फिक्स कर लिया, अपने आप में डिसाइड कर लिया, ताकि हमें जो है वो नुकसान ना हो। तो स्टूडेंट के पार्ट पर अगर वो कोई 5,000 नहीं दे सकता तो उसको कोई टीचर ही नहीं मिलेगा जो 5 से कम में पढ़ा रहा है। 4 ही तो टीचर थे, उन्होंने आपस में मंशा कर ली। तो ये क्या था, ये था प्राइस रिगिंग। अब पढ़िए, प्राइस रिगिंग वो मैनिपुलेशंस हैं, वो खेल है जो खेला जाता है आपस में लोगों के द्वारा। ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाता है जिसमें मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज को इन्फ्लेट करने का ही धारणा रहती है। आपस में इस तरह से एग्रीमेंट कर लो ताकि मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज को फिक्स कर लेते हैं, हम अपनी मर्जी के हिसाब से इन्फ्लेट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है, सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी है। पार्टीज आपस में ऐसी कॉन्स्पायर करती हैं कि फिक्स कर दो प्राइस को, इन्फ्लेट कर दो, ताकि हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो और नुकसान किसका हो, कंज्यूमर का। यहाँ नुकसान किसका हो रहा था, स्टूडेंट का। उन 4 टीचरों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करके, है ना, आपस में एग्रीमेंट करके प्राइस फिक्स कर लिया। तो नुकसान किसका हुआ, स्टूडेंट का, उसको 5,000 देने ही पड़ेंगे। उसी तरह की बात सिक्योरिटीज मार्केट की जब होती है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आपस में फिक्स कर लो ताकि कंज्यूमर को नुकसान हो। इस तरह की बात को प्राइस रिगिंग बोला जाता है। प्राइस रिगिंग किसी भी इंडस्ट्री में हो इलीगल होती है ना, लेकिन हमारी सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी प्राइस रिगिंग को बहुत ज्यादा चेक करती है और उसको प्रोहिबिट करती है। नेक्स्ट, अगला प्रोटेक्टिव फंक्शन आता है प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, उसकी एग्जांपल लेते हैं। आप इस फोटोग्राफ को देखिए कि एक जो गर्ल है वो दूसरी के कान में कुछ बता रही है। तो जो कान में बात बताई जाती है वो पब्लिक नहीं होती, वो प्राइवेट करके बताई जा रही है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैडम पी हैं जो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर एक एग्जीक्यूटिव हैं। कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि उसी शहर में कोई एवरग्रीन ग्रोसरी स्टोर है। आपके सिटी में भी कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर होता होगा। एवरग्रीन ग्रोसरी स्टोर को एक्वायर कर लूं, खरीद लूं, ऐसा ये कंपनी जो है वो प्लान कर रही है। और ये जो मैडम पी हैं वो इस कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करती हैं। ये जो एवरग्रीन ग्रोसरी स्टोर है उसको पैसे की जरूरत थी और वो अपना ये स्टोर बेचने को तैयार है कि मुझे कोई अच्छा पैसा दे तो मैं ये स्टोर बेच दूंगा। तो मैडम पी की कंपनी इसको खरीदने के बिल्कुल मूड में है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना कि कंपनी एवरग्रीन को खरीदने वाली है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सीक्रेट है, ये कंपनी के अंदरूनी कर्मचारियों को ही इसकी खबर है, ये बाहर बात नहीं बताई गई, ये पब्लिक नहीं की गई ये बात। लेकिन इस मैडम पी ने ये इंफॉर्मेशन मैडम जी को दे दी कि तुमको पता है कि हम एवरग्रीन ग्रोसरी स्टोर मेरी कंपनी खरीदने जा रही है। तो जिसने ये बात सुनी वो थी मैडम जी। मैडम जी
के पहले ही प्लान्स थे कि वो ये एक इन्वेस्ट करना चाहती थी कहीं ना कहीं, उसके पास पैसा था और वो कहीं ना कहीं पैसा लगाना चाह रही थी। जब उसको मैडम पी ने ये बताया कि हम एवरग्रीन ग्रोसरी स्टोर खरीदना चाहते हैं, तो उसने फटाफट एक्शन लिया और उसने ही वो जाकर स्टोर खरीद लिया। तो क्या मैडम जी को सपना आया कि वो एवरग्रीन ग्रोसरी स्टोर बिक रहा है? नहीं आया सपना। उसको किसने बताया? ये मैडम पी ने बताया, जो कि खुफिया बात कंपनी की मैडम पी ने मैडम जी को बता दी और मैडम जी तो फटाफट खरीद कर बैठ गई और मुनाफा कमा लिया। तो ये क्या था? ये इनसाइडर बात थी, ये पब्लिक नहीं थी बात, कॉन्फिडेंशियल थी। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जाम्पल दिया आपको। तो सेबी कहती है कि इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग करना बुरी बात है, करोगे पकड़े जाओगे तो फाइन लगाएंगे, पेनल्टी भी लगा देंगे। Now, what is insider trading? Trading in public company stock by someone who has non-public material information about that stock for any reason. ध्यान से सुनिए, किसी के पास नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन आई। नॉन पब्लिक मतलब जो पब्लिक नहीं हुई है, जो प्राइवेट है, खुफिया है, सिर्फ अंदर के लोगों को ही उसके बारे में पता है, वो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दूसरे को बता दी गई। नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन मटेरियल होनी चाहिए। मटेरियल मतलब सॉलिड बात होनी चाहिए। ये बातें नहीं है कि ओहो आज हमारे यहाँ ना ऐसा हुआ कि बल्ब खराब हो गया, फिर बाहर से हमने दूसरा बल्ब मंगवाया, इस तरह की बेतुकिया बातें नहीं। मटेरियल सॉलिड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि नॉन पब्लिक है और खुफिया बात, सॉलिड बात है, वो अगर हम दूसरे को बताते हैं इन स्टॉक्स के बारे में और वो स्टॉक इस बात का फायदा दूसरा ले जाए, उसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग की बात किस बारे में ट्रेड हुई है। इलीगल का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन नॉन पब्लिक थी, खुफिया थी, सीक्रेट थी, और अगर इस तरह की खुफिया बातों को फैलाकर कोई ट्रेड की जाती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके रिजल्ट हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। सेबी को बहुत बुरी लगती है जी ये इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ने ही आपकी हेल्प करी, तभी आप ये ट्रेड कर पाए ना। अगर इसने इसको ये बात बताई ही ना होती, अंदर की बात, घर का भेदी लंका ढाए, अगर अंदर वाले ने ये बात फैलाई ना होती तो बाहर वालों को तो पता ही ना चलती, इसीलिए तो तुम अपना मुनाफा कमा गए। ठीक है, तो जो सेबी है वो इस चीज को गलत मानती है और पेनल्टी लगाई जाती है। पिनल प्रोविजन मतलब पेनल्टी लगाई जाती है। इसको धोखाधड़ी का मामला, चीटिंग का मामला बोला जाता है। नाउ द प्रोटेक्टिव फंक्शंस में दूसरा आता है सेबी अंडरटेक्स स्टेप्स टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स। सेबी जो भी इन्वेस्टर्स हैं मेरे और आपके जैसे, जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, उनको एडुकेट करती है, उनको शिक्षा देती है कि देखिए आप इस तरह से कीजिए तो आपका जो मनी है वो सेफ रहेगा, है ना। उनको प्रॉपर बातें बताई जाती हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है और आगे बढ़ना है। उनको ये भी सिखाने में हेल्प करती है कि आप अपनी सिक्योरिटीज को इवैल्यूएट करो। बहुत विभिन्न तरह की कंपनियां हैं, विभिन्न तरह के शेयर्स वो इशू कर रही हैं, आप बहुत सोच विचार के चूज करो कि कौन सी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली लग रही है, आप उसी में इन्वेस्ट करना। सेबी ये चाहती है कि हर इन्वेस्टर उन सिक्योरिटीज को एनालाइज कर सके, उनको समझ सके और उसके समझने के बाद ही बेस्ट सिक्योरिटी में पैसा लगाए। आगे आता है सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस। देखिए वो चाहती है कि ऑनेस्टी के साथ काम हो, सच्चाई के साथ काम हो, सभी खुश रहे, इन्वेस्टर भी खुश रहे, अच्छा जी इशूअर भी खुश रहे, इंटरमीडियरी भी खुश रहे, लेकिन धोखाधड़ी ना हो। कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है सिक्योरिटीज मार्केट में। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब डूज एंड डोंट्स, ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। आपके लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो इसीलिए सेबी बनाती है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के हक में सेबी ने क्या फैसला लिया है। सेबी ने ये गाइडलाइन दी है कि डिबेंचर होल्डर्स को नुकसान ना हो, उसके लिए उसने बोला है कि कंपनीज जो हैं वो मिड टर्म में अपना फैसला नहीं बदल सकती हैं। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और वो आपको बोला जाता है कि आपकी सालाना फीस रहेगी 10 लाख,
आपने एडमिशन ले ली, 10 लाख जमा करवा दिए। जब 6 महीने बीत गए तो आपको यूनिवर्सिटी ये बोले कि नहीं जी हमारी फीस तो बढ़ गई है, 5 लाख रुपया और दो, तो ये तो धोखाधड़ी हुई ना, पहले क्यों नहीं बताया। उसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स के हक में सेबी ने ये बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है अजूबा लिमिटेड, इसने 10% डिबेंचर्स इश्यू किए जो कि 10 साल के बाद रिडीम हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, ठीक है, 10 साल के बाद। 6 साल के बाद कंपनी कह रही है कि भैया ये रिडम्पशन पीरियड 10 साल से बढ़ा के मैंने 15 साल कर दिया, तो गलत किया ना, 10 साल के बाद कंपनी को पैसा वापस करना था। अब 6 साल के बाद कंपनी को क्या कह रही है कि मैं 15 साल के बाद वापस करूंगी, तो सेबी बोलती है कि ये अलाउड नहीं है, ये डिवेंचर होल्डर के हित की बात नहीं है, कोई भी कंपनी इस तरह से काम नहीं कर सकती। तो ये प्रोटेक्ट किया इस फंक्शन से कंपनी ने डिवेंचर होल्डर्स को। अच्छा आगे बढ़िए, सेबी के ये पास पावर है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग जो हमने आपको समझाई उसके केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसके ऊपर कमेटी बिठा सकती है, वो सारी स्टडी करवा सकती है, और अगर आप दोषी पाए गए तो आपके ऊपर फाइन भी लगेगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जहां से भी सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसकी जांच करवाती है, जांच करवाने के पूरे हक हैं सेबी के पास, और एक्शन लेने का भी पूरा हक है। सेबी ने ये कहा है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं होगी। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब जब हम शेयर्स अलॉट करेगी ना कोई कंपनी, तो वो साफ सुथरी तरीके से, ये नहीं कि हाँ हाँ ये मेरे रिश्तेदार हैं इनको दे दो, ये मेरे पड़ोसी हैं इनको दे दो, नो नो नो, इट्स नॉट अलाउड। किसी भी तरह का पक्षपात जो है, बायासनेस जिसको बोलते हैं, वो अलॉटमेंट में कोई कंपनी कर नहीं सकती। इस तरह का प्रोटेक्टिव फंक्शन देती है सेबी। अब आते हैं हमारे डेवलपमेंट फंक्शन सेबी के। देखो किस चीज को डेवलप करना है, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज की छवि इतनी अच्छी हो, स्टॉक एक्सचेंज में किए गए सारे काम इतने अच्छे हो, ताकि वो और प्रमोट हो सके, और भी ज्यादा लोग आगे आए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो डेवलपमेंट फंक्शन में वो इंटरमीडियरी को ट्रेन करती है। ट्रेन करना, उसको सारी बातें समझाना कि भैया तुमने इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम नहीं करना। तो ये जो ब्रोकर की हम आपको एग्जांपल देते हैं, ये बीच की कड़ी है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। देखो इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जा सकता ना, कंपनी के बारे में कौन उसको एजुकेट करेगा, ब्रोकर करेगा। कंपनी भी घर घर जाकर तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मांग सकती ना, नॉक नॉक पहले दरवाजे पे, अरे भैया प्लीज मेरे शेयर्स ले लो, फिर दूसरे दरवाजे पे नॉक नॉक, प्लीज मेरे शेयर्स ले लो, कंपनी ऐसे नहीं कर सकती। तो कंपनी के लिए भी ब्रोकर बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर के लिए भी ब्रोकर बहुत जरूरी है, और ब्रोकर के लिए कंपनी और इन्वेस्टर दोनों बहुत जरूरी हैं। इसलिए सेबी क्या करती है, ब्रोकर की ट्रेनिंग करवाती है, क्योंकि वही तो एक कड़ी है, वही तो एक लिंक है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। इन्वेस्टर के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसको शेयर्स की नॉलेज कोई नहीं है। उसको नॉलेज कौन देता है शेयर्स की, ब्रोकर देता है। अगर ब्रोकर्स ही ना हो, अगर ब्रोकर कोई ना हो, तो भैया लोग इन्वेस्ट ही ना करेंगे, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगी अगर ब्रोकर नहीं होंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाएगी तो कंपनी कैसे कलेक्ट करेगी अपना कैपिटल, हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी। इसलिए सेबी को ये सब बातें पता है, इसलिए ही तो वो ब्रोकर की ट्रेनिंग अच्छे से करवाता है, ताकि ब्रोकर साफ सुथरा काम करे, इन्वेस्टर भी खुश रहे, कंपनी भी खुश रहे, और से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो सेबी जो है वो रिसर्च भी करवाता है, पब्लिश भी करता है, इंफॉर्मेशन बुकलेट्स छापता है, सारे के सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। अगले डेवलपमेंट फंक्शन में आता है, सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग परमिट कर दी है। देखो होनी वो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही है। रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर कौन हुआ, जिसको सेबी ने रजिस्टर किया है, वही वो ठप्पा है। सेबी ही एक ठप्पा है एक ब्रोकर के ऊपर कि तुम विश्वसनीय हो, तुम धोखेबाज नहीं हो, नहीं तो ये ब्रोकर तो धोखेबाज भी हो सकते हैं। जब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है तो हर कोई उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है।
तो सेबी ने कहा है जी इंटरनेट ट्रेडिंग करो, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, डिजिटलाइज कर दिया है सब कुछ। आप अपने आराम से घर में बैठ के, कमरे में बैठ के, अपने सोफे के ऊपर बैठकर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि भैया ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड सेबी ब्रोकर के द्वारा ही कीजिए। तो ये सेबी ने कितनी आपको परमिशन दे दी, कितना सुविधाजनक कर दिया लोगों के लिए। अगली बात करो तो सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। अंडरराइटिंग क्या होती है, पहले इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जी, फिर आगे हमारी अजूबा लिमिटेड। अजूबा लिमिटेड ने शेयर्स इशू करने हैं। अजूबा लिमिटेड अभी मार्केट में नई है, उसकी गुडविल बहुत कम है और बहुत सारे लोग अजूबा लिमिटेड के बारे में नहीं जानते। उसने शेयर्स इशू किए हैं, प्राइस ऑफ एक शेयर रखा है 100 रुपए। क्या हुआ अगर लोगों ने वो खरीदे ही नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल जो बहुत कम है, ना के बराबर, ज्यादा लोग तो उसको जानते भी नहीं है, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अजूबा लिमिटेड के शेयर्स खरीदेगा कौन? इसलिए एक बंदा होगा अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करेगा? अंडर राइटर को ही अजूबा लिमिटेड अपने सारे शेयर बेच देगी। हो सकता है 100 का शेयर 80 में बेचे, 90 में बेचे, है ना। इस तरह से अंडर राइटर ने सारे के सारे शेयर्स खरीद लेने हैं। जब अंडर राइटर ने सारे शेयर्स खरीद लिए तो अजूबा लिमिटेड निश्चिंत हो गई कि भैया चलो मेरे शेयर्स बिक गए, 100 का ना बिका, 80 का बिका, 90 का भी ना बिका, तो उसके पास पैसा तो इकट्ठा हो गया। अब अंडर राइटर क्या करेगा? अंडर राइटर ये शेयर जनता को बेच देगा। हो सकता है 80 का शेयर 100 में बेचे, 80 का शेयर 90 में बेचे, जो भी है अंडर राइटर अपनी कमीशन अजूबा से ले लेगा और जितना मुनाफा शेयर बेचने में हुआ वो भी अंडर राइटर का। तो अंडर राइटर के होने से अजूबा लिमिटेड निश्चिंत हो गई, उसके लिए सारा काम आसान हो गया, उसके सारे शेयर बिक गए। लेकिन सेबी ने क्या किया? सेबी ने अंडर राइटिंग ऑप्शनल कर दी, कंपलसरी नहीं करी है। वो कहती है कि जिस कंपनी के पास है पैसे अंडर राइटर को देने के लिए, वो कर लो अंडर राइटिंग, जिसके पास नहीं है पैसे वो ना करो। कितनी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि हर कंपनी तो अंडर राइटर हायर नहीं कर सकती, इसलिए सेबी ने ऑप्शनल कर दिया, भैया कंपनी की मर्जी है, फालतू पैसे हैं कर लो अंडर राइटिंग, अगर नहीं भी करनी तो सेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब सेबी ने आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर को भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज में ही ये इशू हो जाएगा। पहले फिजिकली होना होता था, अब तो ये भी आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी फंक्शंस। ये थर्ड फंक्शन बताया ना आपको, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। क्या रेगुलेट करना है? स्टॉक एक्सचेंज की हर गतिविधि को रेगुलेट करना है, सिस्टमैटिक बनाना है। सेबी क्या करती है? ब्रोकर को और सब ब्रोकर को रजिस्टर करती है, वो ठप्पा लगाती है, जिससे हर ब्रोकर की विश्वसनीयता बढ़ती है। जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट में, मर्चेंट बैंकर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वो सब के सब सेबी के थ्रू ही रजिस्टर होते हैं। उनके बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि तुम धोखा नहीं देने वाले हो, तभी उनको रजिस्टर किया जाता है। सेबी जो है वो स्टॉक ब्रोकर को, सब ब्रोकर को, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो गए, ट्रस्टीज हो गए, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस हो गई, उन सबको रेगुलेट करती है। उन सब के लिए नियम बनाए जाते हैं। अंडर राइटर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताया, डूज एंड डोंट्स, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये आपको करना पड़ेगा। जो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएशन में आ गया, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लग गया, उन सब पे सेबी की नजर है और उन सब के लिए ही गाइडलाइंस इशू करती है सेबी, ताकि हर कोई अपने सीधे डायरेक्शन में चले, किसी को भी असुविधा ना हो। अच्छा, ये जितनी भी इंटरमीडियरीज के नाम बताए ना, ये जो कड़ी है इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में, इन सबको रेगुलेटरी परव्यू के अंडर लाती है सेबी। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव, उसको बंद कर दिया गया है। सेबी रजिस्टर्स कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है उनको भी रजिस्टर करती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को भी रजिस्टर करती है, ताकि ऐसा ना हो लोग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स निकालें और जनता का पैसा इकट्ठा करें और भाग जाएं, धोखा दे दें आम जनता को। नो, इस तरह से कोई केस होते रहते हैं, हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, पर सेबी की ये कोशिश है कि मैं सबको रजिस्टर करके अपने अंडर ले लूं ताकि फ्रॉड ना हो। अच्छा जी, दूसरा तरह की होती है टेक ओवर बिड्स। कंपनीज टेक ओवर बिड करती हैं, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, मर्जर हो जाता है, एक्विजिशन होती है, अमलगमेशन होती है।
राइट कितने सारे अमलगमेशंस के बारे में हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। अभी पीछे आप देखिए फ्यूचर रिटेल का हुआ था, कभी कह रहे हैं अमेजोन ले रहा है, कभी कह रहे हैं रिलायंस ले रहा है, अल्टीमेटली रिलायंस ने उसको ले लिया। तो ये जो टेक ओवर बिड बाय कंपनी है, सेबी इनको भी रेगुलेट करती है। देखिए जब ये टेक ओवर्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और इन फॉर्मेलिटीज के चलते बहुत सारे फ्रॉड होने की संभावना होती है। तो सेबी की ये कोशिश होती है कि इन सब टेक ओवर बिड्स को सुपरवाइज खुद करे ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। अभी और आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस। देखो सेबी एक्ट 1992 के अंडर जितने भी काम है ना, उनके ऊपर फीस लगाई जाती है, चार्ज लिए जाते हैं ताकि हर कोई गलत काम ना कर सके। सेबी कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। सेबी जो है वो इंस्पेक्शन करती है, चेक करती है, इंक्वायरी कंडक्ट करती है, और उसके पास ये पावर भी है कि वो किसी भी चीज की इंक्वायरी कर सकती है। सरकार ने उसको ये हक दिया है। स्टॉक एक्सचेंज और इंटरमीडियरीज का भी ऑडिट होता है। जिस तरह से हमारे बिजनेस का ऑडिट होता है, उसी तरह से सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज का भी ऑडिट करती है, वेरिफिकेशन करती है, सब इंटरमीडियरीज का भी ऑडिट करती है। म्यूचुअल फंड की वर्किंग और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेबी बनाती है, उनको भी रजिस्टर करती है ताकि फिर कोई और म्यूचुअल फंड के नाम पे धोखाधड़ी ना कर दे। It performs and exercises such powers under Securities Contract Regulation Act। जो भी सरकार ने उसको ड्यूटी लगाई है, वो सारे के सारे पावर एग्जीक्यूट करती है और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती है। सेबी की ये कोशिश है कि हर एक चीज और हर एक इंसान जो भी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, वो रूल्स और रेगुलेशन के अंडर रहे। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्लियर कट तरीके से सेबी बताती है। सेबी ही सब इंटरमीडियरीज को लाइसेंस देती है, रजिस्टर करती है, आंख खुली रखती है, नजर रखती है, हर स्टॉक एक्सचेंज को सुपरवाइज करती है। कहीं भी गड़बड़ी हो गई, कहीं पे भी फ्रॉड हो गया, तो इमीडिएटली एक कमेटी सेट कर दी जाती है ताकि सच्चाई का पता चल सके। सारे रिकॉर्ड, सारी रजिस्ट्रेशन, सारे लाइसेंस की अथॉरिटी सेबी के पास ही रहती है। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।